मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम गांधी जी के 11 सूत्रीय मांग, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग साइमन कमीशन के बारे में और नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। नेहरू रिपोर्ट के पश्चात 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और लाहौर अधिवेशन में 3 महत्वपूर्ण बातें की गई थी। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहली बात तो ये थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात कही और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हम औपनिवेशिक शासन नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहते हैं। और इस पूर्ण स्वराज के लिए उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और तीसरी बात इसमें कही गई कि एक बार फिर से पूरे देश को एक आंदोलन की आवश्यकता है और ये आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से चलाया जाएगा। तो लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। 26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की बात कही गई और साथ ही ये कहा गया कि अब फिर से देश को एक नए आंदोलन की आवश्यकता है और ये एक नया आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से चलाया जाएगा, जिसके नेतृत्वकर्ता श्री महात्मा गांधी होंगे। अब बात ये थी कि किसी भी आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए क्यों प्रारंभ किया जाएगा कोई आंदोलन। जाहिर सी बात है कि कोई भी आंदोलन तभी प्रारंभ किया जाता है जब हमारी कुछ मांगे होंगी। बिना मांगों के ऐसे ही तो आंदोलन कर नहीं दिया जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए जो मांगे थी, गांधी जी ने ये कहा कि पहले हम सरकार को ये बताएं कि हमारी मांगे क्या है, क्यों हम इस आंदोलन को प्रारंभ करना चाहते हैं। यदि सरकार हमारी उन मांगों को मान लेती है तो हमें आंदोलन को प्रारंभ करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यदि सरकार टाल मटोल करती है, सरकार ये कहती है कि नहीं हम आपकी मांगों को नहीं मान सकते, तब फिर हम इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करें। तो सबसे पहले गांधी जी ने ये किया कि उन्होंने अपनी 11 सूत्रीय मांगे जो है वो सरकार के समक्ष रखी। सरकार के समक्ष इन 11 सूत्रीय मांगों को रखने के लिए गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया का सहारा लिया और उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में इन 11 सूत्रीय मांगों को रखा। लेकिन केवल और केवल यंग इंडिया में 11 सूत्रीय मांगों को प्रस्तुत कर देने भर से सरकार इन मांगों को क्यों मान लेती। सरकार ये भी कह सकती थी कि भाई आपने तो अपनी पत्रिका में छाप दिया, हमें कोई औपचारिक रूप से कोई पत्र तो मिला नहीं। जब हमें औपचारिक रूप से पत्र ही नहीं मिला तो हमें आपकी मांगों के बारे में क्या पता। तो इसीलिए फिर गांधी जी ने औपचारिक रूप से एक पत्र जो है वो लॉर्ड इरविन को प्रेषित किया और लॉर्ड इरविन को कहा, पत्र में जो है संबोधित लॉर्ड इरविन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें जो है हमारी ये मांगे हैं। 11 मांगे जो है उन्होंने कुल मिलाकर रखी और उन्होंने कहा कि यदि आप हमारी इन 11 मांगों को मान लेते हैं तो हम किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपने हमारे इन 11 मांगों को नहीं माना तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि लॉर्ड इरविन उस समय गांधी जी की मांगों को जो है वो नहीं मानना चाहता था और नहीं उसने जो है उन मांगों को माना, बल्कि लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की एक तरह से बेइज्जती करते हुए उस पत्र का जवाब स्वयं देना तक मुनासिब नहीं समझा। और लॉर्ड इरविन की तरफ से उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे उन्होंने जो है एक पत्र गांधी जी को प्रेषित किया और उसमें लिखा कि हमें बड़ा दुख है कि आप इस तरह का जो है एक आंदोलन जो है वो करना चाहते हैं। और गांधी जी ने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि देखिए हमने घुटनों के बल बैठकर रोटी मांगी, लेकिन बदले में हमें क्या मिला, बदले में हमें लाठियां मिली। और इसलिए
घुटनों के बल बैठकर रोटी मांगने के बावजूद लाठियां मिलने के कारण ही हम एक आंदोलन प्रारंभ करने के लिए मजबूर हो गए हैं, और वो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। खैर, ये तो बात हुई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जो है, जो गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। अब हम बात करेंगे एक एक करके, जो हम जिस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी वो मांगे थी जो गांधी जी ने इरविन के समक्ष रखी थी और इन्होंने उनको नहीं माना। सबसे पहले गांधी जी ने कहा कि मदिरा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मदिरा या शराब जो है वो कोई अच्छी वस्तु तो थी नहीं, और हमारे पूरे भारतवर्ष में मदिरा या शराब पीकर जो लोग थे वो लोग अपने घरों में मारपीट कर रहे थे, लोगों की आर्थिक स्थिति इस मदिरा की वजह से खराब हो रही थी, और तमाम तरह की परेशानियों से जो है भारतीय परिवार, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के जो परिवार थे, वो गुजर रहे थे। तो इसलिए गांधी जी का ये कहना था कि भाई आप जो है इस मदिरा पर जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दीजिए। उन्होंने विनिमय की दर को घटाकर 1 शिलिंग करने की बात कही। गांधी जी ने कहा कि ये जो मुद्रा की विनिमय दर है इसको घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दें आप। तीसरी बात उन्होंने कही कि भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन। अब देखिए, उस समय जो है जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा था, और मंदी के इस दौर में भी ब्रिटिश सरकार ने किसानों के ऊपर जो लगान थी वो लगान वही रख रखी थी जो लगान आर्थिक मंदी से पहले के दौर में था। अब एक तो आर्थिक मंदी थी, कृषि की स्थिति बहुत अच्छी थी नहीं, ऊपर से लगान जो है वो उतना ही था जो आर्थिक मंदी से पहले के दौर में था। ऐसी स्थिति में किसान पिस रहे थे, और इसीलिए गांधी जी ने कहा कि भूमि लगान, जो भूमि पर लगने वाला लगान है, उसको आधा कर दिया जाए ताकि किसानों को जो है कुछ राहत मिले। अब अगर भूमि लगान को आधा कर दिया जाता है तो गांधी जी का ये मानना था कि जाहिर सी बात है कि अगर हम भूमि लगान को आधा करते हैं तो आपको जो भू राजस्व मिलता है उस भू राजस्व में कमी आएगी, है ना। और ये जो भू राजस्व में कमी आएगी, तो गांधी जी ने सुझाव दिया, सलाह दिया कि आप जो है ये जो भू राजस्व में कमी जो आ रही है उस कमी को पूरा करने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप ये सेना संबंधी जो व्यय है इसमें आप 50% की कमी कर दें, और जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं उनका वेतन भी जो है आधा कर दें, उनमें भी जो है 50% की कमी करें। उस दौर में सेना में जो बड़े बड़े अधिकारी थे या सरकारी नौकरियों में जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन बड़े अधिकारियों को, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, यूरोपियन अधिकारी थे, उन लोगों को भारतीयों की तुलना में कम से कम 400-500 बल्कि 1000 गुना ज़्यादा वेतन प्राप्त होता था। और दादा भाई नौरोजी ने जो है वो एक ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ ये दिया है, भारत से धन निष्कासन का एक सिद्धांत दिया था। और उन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स को जो यहाँ पर पैसा मिलता है, जितना पैसा वो यहाँ कमाते हैं, वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो ब्रिटेन भेज देते हैं। तो ये भारत से धन निष्कासन हो रहा है। और गांधी जी ने यहाँ पर यही कहा कि भाई आपका जो भू राजस्व कम होगा भूमि लगान आधा करने पर, उसकी भरपाई आप यहाँ से कर लें कि आप सेना के लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीज दे रहे हैं इसको कम करके आप आधा कर दीजिए। तो इससे जो है आपका यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई यहाँ से हो जाएगी। जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं उन लोगों की सैलरी आप आधा कर दीजिए। इससे उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहले ही उनको इतनी सैलरी दी जा चुकी है, पहले ही उनके पास इतना पैसा है। और अगर कि आप अगर आधी सैलरी भी कर देते हैं तो उनका काम बड़ी आसानी से चल जाएगा। ये आधी सैलरी भी उनके लिए मोर देन एनफ है। तो आप इसको जो है वो आधा कर दीजिए, तो इससे जो है यहाँ से जो आपको नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई आपको यहाँ हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा नमक कर को जो है वो समाप्त किया गया। देखिए, कई आलोचक ये कहते हैं कि नमक कर की बात क्यों की उन्होंने। नमक कर कोई ऐसा जो है बहुत बड़ा कर नहीं था, वो बड़े बड़े करों की बात कर सकते थे। कह सकते थे गांधी जी कि भाई आप जो है जो बड़े बड़े कर लगते हैं उन करों को जो है समाप्त कर दें आप। नमक कर क्यों? तो एक बहुत सिंपल सी बात थी, गांधी जी जो है ये जानते थे
कि सरकार से हम कोई अव्यवहारिक मांग नहीं रख सकते, क्योंकि अगर कोई हम अव्यवहारिक मांग सरकार से रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार जो है उस अव्यवहारिक मांग को तो स्वीकार करेगी नहीं। नमक कर एक छोटा कर था, इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से गांधी जी ने जो है नमक कर को समाप्त करने की बात कही। साथ ही साथ नमक कर इसलिए भी क्योंकि नमक जो है वो आम लोगों से जुड़ी हुई वस्तु थी, और गांधी जी जानते थे कि लॉर्ड इरविन जो है वो उनकी मांगों को मानने वाला तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हम प्रारंभ करेंगे, और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में आम लोगों को तभी जोड़ा जा सकेगा जब आम लोगों से जुड़ी वस्तु पर जो कर लग रहा है उस कर को हटाने की बात करें। इसीलिए संभवतः उन्होंने जो है वो आम लोगों से जुड़ी हुई ये जो वस्तु नमक थी, इस नमक कर को जो है उन्होंने समाप्त करने की बात कही। वैसे भी जो है उस दौर में जो गरीबी का आलम था, उस दौर में लोग नमक रोटी खाकर जिंदा रहते। नमक जो है गरीबों की वस्तु थी। आप सभी को पता है नमक जो है अमीर लोग कम ही नमक खाते हैं, कहीं बीपी ना बढ़ जाए, कहीं ब्लड प्रेशर ना हो जाए, कहीं हाइपरटेंशन ना हो जाए। इस डर से जो है नमक अमीर लोग तो कम ही खाते थे। जाहिर सी बात है कि नमक जो है गरीबों का खाना था, जिसमें लोग जो है उस दौर में नमक रोटी खाकर जो है अपना काम चलाए थे। और उस नमक पर भी, जो कि इतनी इसेंशियल वस्तु थी, इतनी आवश्यक वस्तु थी, उस पर भी जो है सरकार ने कर लगा रखा था। ये शोषण की पराकाष्ठा थी। ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीयों का जो शोषण किया जा रहा था, उस शोषण की पराकाष्ठा थी ये नमक। तो इसलिए गांधी जी ने जो है आम लोगों को भी उस आंदोलन से जोड़ने के लिए इस नमक कर को समाप्त करने की बात कही। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा किया जाए, सेना संबंधी व्यय में जो है 50% की कमी की जाए। फिर उन्होंने कहा कि जो विदेशी वस्त्रों का आयात है, इस विदेशी वस्त्रों के आयात पर जो है वो प्रतिबंध लगना चाहिए। विदेशी वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि हो ये रहा था कि जो विदेशी वस्त्र वहाँ से आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे, उन विदेशी वस्त्रों के ऊपर जो कर था वो कम लगता था। आप इस बात को समझिए, यहाँ विदेशी वस्त्रों पर निषेध के साथ, प्रतिबंध के साथ साथ बात यह भी थी कि जो कर लगाया जाना था, उस कर से भारतीय उत्पादों को जो है संरक्षित किया जाए। होता यह था कि अगर भारत में बना हुआ जो कपड़ा है, हम लोग बात करें, अगर दो कपड़ों की बात करें, एक वो कपड़ा जो कि विदेशों से आ रहा था और एक वो कपड़ा जो भारत में ही बन रहा, तो यदि कोई कपड़ा भारत में बन रहा था और भारत में बन रहे उस कपड़े की कीमत जो है अगर 5 रुपये थी, और वहीं कोई विदेशी कपड़ा जो आ रहा था, उस विदेशी कपड़े की भी जो लागत है वो भी 5 रुपये की अगर हो रही है ना, तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार जो है ये जो विदेशों से कपड़ा आ रहा था, इस पर तो जो है 3 रुपये का ही कर लगा रही थी। एक एग्जाम्पल देकर मैं बताना चाह रहा हूँ। जबकि भारत में जो कपड़ा बन रहा था उस पर उन्होंने 5 रुपये का कर लगा दिया था। अब क्या होगा कि इस भारत में बने हुए कपड़े की कुल कीमत जो है 10 रुपये हो गई, जबकि तो विदेशी कपड़े की कीमत केवल 8 रुपये रह गई। तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है विदेशी कपड़े को खरीदेंगे। इससे जो भारतीय कपड़ा जो था, भारतीय वस्त्र जो थे, वो नहीं बिक पाते थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसा किया जाए कि आप ये करें कि विदेशी वस्त्रों का आयात ही बंद कर दें। अगर आप विदेशी वस्त्रों का आयात बंद करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो है जो भारतीय वस्त्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिक पाएंगे, और भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो पाएगी। हमारा जो घरेलू व्यापार है वो बढ़ पाएगा, हमारी जो घरेलू उत्पाद है वो बिक पाएगी। इसलिए एक संरक्षण कर की बात उन्होंने कहा कि जो कर विदेशी वस्तुओं पर लगता है उस कर को बढ़ाया जाए, और जो भारतीय वस्तुओं पर कर लगता है उस कर को कम किया जाए। बेसिक बात ये थी। और ये सब इसलिए ताकि जो हमारे घरेलू उत्पाद हैं, उन घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके, उनका व्यापार जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो संचालित। इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पर विदेशी वस्त्रों का आयात और जो विदेशी वस्त्रों पर लगने वाला जो कर था
उस कर को बढ़ाने की बात की थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए जो है सुरक्षित रहे और इसके लिए भी जो है कानून का निर्माण हो। ये सब कुछ भारतीय उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, भारतीय उत्पादों की बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसके लिए जो है गांधी जी प्रयत्न कर रहे थे। और इस प्रयत्न के तहत उन्होंने कहा कि भारतीय समुद्र तट को केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रखा जाए। यदि इस तरह का संरक्षण जो है वो भारतीय उत्पादों को प्राप्त हो जाएगा कि भारतीय समुद्र तट जो है वो केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जो घरेलू उत्पाद हैं उन घरेलू उत्पादों का अच्छा मूल्य जो है वो मिल पाएगा। क्योंकि अगर बाहर से वस्तुएं आएंगी, जाहिर सी बात है कि अगर बाहर से वस्तुएं आती हैं तो हमारे घरेलू उत्पाद जो है उन वस्तुओं से कीमतों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हमारे जो घरेलू उत्पाद हैं वो उनकी बिक्री उतनी नहीं हो पाएगी जितनी जो है विदेशी वस्तुओं की होगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है भारतीय समुद्र तटों को केवल भारतीय जहाजों के लिए जो है सुरक्षित रखने की बात उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, राजनीतिक मामले उठा लिया जाए और निर्वासित भारतीयों को देश में वापस आने की अनुमति दी जाए। अब देखिए, यहाँ पर जो है गांधी जी की कई बार आलोचना की जाती है, और आलोचना करने का कारण जो है वो ये है कि उस समय जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को जो है वो लाहौर षड्यंत्र कांड में जो है बंदी बनाकर रखा गया था। और आलोचकों का ये कहना है कि यदि गांधी जी चाहते तो उस समय अपनी इन मांगों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी छोड़ने की मांग रख सकते थे। केवल राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के बजाय वो हिंसा के बंदियों को भी, जो इस तरह के जो है हिंसा हुई थी उस समय, उन बंदियों को भी छोड़ने की मांग वो रख सकते थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है गांधी जी के इस मामले में आलोचना की जाती है। अब जब उन्होंने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की बात कही तो जाहिर सी बात है कि लॉर्ड इरविन जो है वो इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाया। लॉर्ड इरविन ने ये सोचा कि अगर भारतीय राजनीतिक कैदियों को जो है अगर छोड़ा जाएगा और इनमें से फिर से कोई जो है वो आतंकवादी, उग्रवादी बन गया, ठीक है, उस समय ब्रिटिशर्स जो है उनको आतंकवादी ही कहते थे, हमारे लिए वो राष्ट्रवादी उग्रवाद था। और हमारे लिए राष्ट्रवादी उग्रवाद नहीं कहें, बल्कि हम कहें कि राष्ट्रवादी क्रांतिकारी है वो। उस समय लॉर्ड इरविन तो जो है बहुत डरा हुआ था, और डरने का उसका कारण ये भी था कि कुछ दिनों पहले ही लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे चंद्रशेखर आजाद ने जो है एक बम रख दिया था। दुर्भाग्यवश वो बम जो है वो फट नहीं पाया और इरविन जो है सुरक्षित रहा था। लेकिन इरविन जो है इस बात को लेकर डरा हुआ था, इसलिए उसने जो है राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के बाद जो है वो कतई स्वीकार नहीं करने वाला। लेकिन गांधी जी ने ये मांग रखी। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुप्तचर पुलिस जो है वो हटा दिया जाए, या उस पर जनता का नियंत्रण, सार्वजनिक नियंत्रण जो है गुप्तचर पुलिस के ऊपर जो है उन्होंने रखने के बाद। गुप्तचर पुलिस क्यों? तो गुप्तचर पुलिस इसलिए क्योंकि उस समय जो है जो भी गुप्तचर पुलिस थी वो किसी के बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन देकर, जिसके बारे में भी वो चाहती थी उसके बारे में जो है सरकार को इन्फॉर्मेशन देकर उसको पकड़वा सकती थी। और ये इन्फॉर्मेशन, ये इस तरह की सूचना जो है वो झूठी भी हो सकती थी। और अधिकांशतः कई बार इस तरह की जो है चीज़ें हुई जिसमें जो है गुप्तचर विभाग ने किसी के बारे में जो है कुछ भी झूठी खबर देकर और उसको पकड़वा दिया, उसको फांसी की सजा दे दी गई, उसको जेल में डाल दिया गया। कई सारे भारतीयों के साथ जो है इस तरह का हो चुका था। इसीलिए गांधी जी चाहते थे या तो गुप्तचर पुलिस को हटा लिया जाए या इस पर जो है सार्वजनिक नियंत्रण जो है वो स्थापित। और लास्ट में जो है उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति भी दी जाए। गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को जो है आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। भाई, आपने जो यूरोपियंस हैं, इन यूरोपियंस को जो है वो तमाम तरह के बंदूक रखने की जो है अनुमति दे दी है। वो पिस्टल रख सकते हैं, गन्स रख सकते हैं, लेकिन भारतीयों को जो है आत्मरक्षा के लिए भी आपने जो है गन रखने की अनुमति नहीं दी। यदि भारतीय चाहें कि वो किसी तरह से जो है अपनी रक्षा करना चाहें, कहीं से जो उनके ऊपर आक्रमण होता है और वो किस तरह से जो है अपने आप को सुरक्षित रखना चाहें, तो उनके पास तो किसी तरह का हथियार ही नहीं है। और आप कहते हैं यदि किसी भारतीय के पास हथियार पाया जाता है,
कोई भी जो है असला पाया जाता है तो वो जो है आतंकवादी है, उसको पकड़ के जो आप जेल में डाल देते हैं। तो भाई ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। आप कम से कम भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दें। तो ये जो है उनकी 11वीं मांग जो है उनकी ये थी। उन्होंने जो अपनी मांग को पहले यंग इंडिया में रखा था, है ना, यंग इंडिया में प्रकाशित किया था, लेकिन चूँकि जो है वो जानते थे कि अगर यंग इंडिया में प्रकाशित किया और सरकार ने कहा कि भई आपने औपचारिक रूप से जो है हमें कोई पत्र तो भेजा नहीं, इसीलिए जो है बाद में उन्होंने जो है औपचारिक रूप से जो है वो एक पत्र लॉर्ड इरविन को भेजा। लॉर्ड इरविन ने स्वयं उसका जवाब देना जो है उचित नहीं समझा और उनको अपने जो प्राइवेट सेक्रेटरी था, उससे कहा कि गांधी जी को जो है एक जवाब लिखकर भेज दो। और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने ये लिखा कि भाई हमें इस बात का बड़ा दुख है कि आप जो है इस तरह की एक आंदोलन जो है आप शुरू करना चाहते हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी जी ने ये कहा कि देखिए हम घुटनों के बल बैठकर जो है वो रोटी मांग रहे थे, लेकिन ये अंग्रेजी सरकार इतनी निर्मम है, इतनी निरंकुश है कि इसने हमें जो है लाठियां दी और इसीलिए अब कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है सिवाय इसके कि हम पुनः एक आंदोलन करें। और वहां से फिर जो है दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है रूपरेखा बनी और फिर आगे चलकर जो है गांधी जी ने दांडी मार्च किया, नमक कानून तोड़ा और फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो गया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आप ये वीडियो जो भी आप देख रहे हैं, ये अगर आपको पसंद आता है, आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो है वो ये वीडियोस पहुंच सके। देखिए ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये न केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और MPPSC में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप यदि देखेंगे तो अब फैक्चुअल प्रीमाइसेस के साथ साथ जो एनालिटिकल प्रीमाइसेस है क्वेश्चंस का, वो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए तमाम तथ्यों का विश्लेषण भी जो है वो महत्वपूर्ण हो गया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।